हेलो वेलकम टू सुमरसी क्लासेस। तो आज की क्लास में हम टिश्यू पर ही डिस्कशन करेंगे। तो टिश्यू का जो हमारा सेकंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट जो टाइप था एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के हमने दो क्लास यहाँ पर आपको बता चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो एपिथेलियल टिश्यू का अगर आपको चाहिए है तो आपको भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे टिश्यू का सेकंड टाइप है। तो ये टिश्यू का ही टाइप्स है। तो आइए हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ टू प्रोटीन, कोलेजन एंड इलास्टिन। तो जो हमारे संयोजी ऊतक हैं, दो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो जो दो प्रोटीन से मिलके बने हैं वो कोलेजन एंड इलास्टिन से मिलकर बने हुए हैं। कोलेजन इज अ प्रोटीन फाउंड इन द टेंडन, लिगामेंट्स, स्किन, कॉर्निया, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड वेसल्स। तो जो हमारा कोलेजन प्रोटीन है वो हमें देखने को मिलता है टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, स्किन में, कॉर्निया, कार्टिलेजिस, बोन एंड ब्लड वेसल्स में हमें कोलेजन देखने को मिलते हैं, जो कोलेजन प्रोटीन होते हैं। एंड इलास्टिन इज अ स्ट्रेची प्रोटीन that resemble a rubber band and is the major components of ligaments and skin। तो जो इलास्टिन होता है एक लचीला प्रोटीन होता है जो रबर बैंड जैसा देखने को मिलता है और लिगामेंट और त्वचा का प्रमुख घटक है। तो ये मोस्टली हमें लिगामेंट्स और स्किन में देखने को मिलता है, क्योंकि स्किन और लिगामेंट्स कैसे होते हैं, रबर बैंड की तरह होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो प्रोटीन जो है कोलेजन एंड इलास्टिन। तो जो इलास्टिन होता है, जैसे कि इससे नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिन, तो ये रबर बैंड की तरह दिखाई देता है। इसका वर्क भी रबर बैंड की तरह ही होता है। लाइक ये स्ट्रेचेबल होते हैं, ये लचीले होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारे संयोजी ऊतक की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड टू टाइप दैट आर रिलेटिवली स्टेशनरी। स्टेशनरी के अंदर हमारे आ जाता है यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट एंड एडिपोज सेल एंड सेवरल टाइप ऑफ मोटाइल माइग्रेटिंग सेल, मास सेल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल एंड ईस्नोफिल्स। तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के कुछ सेल थे जो कि संयोजी ऊतक की कोशिकाओं के, हमने देखा दो प्रकार की कोशिकाएं इसमें शामिल होती हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो कि स्थिर होती हैं, लाइक हमने देखा कि स्थिर कौन सी होती है, फाइब्रोब्लास्ट और एडिपोज कोशिकाएं। और कई प्रकार की जो हमने देखा मोटाइल माइग्रेटिंग होती हैं, जो कि गतिशील कोशिकाएं होती हैं, वो मास सेल हो जाती हैं, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा कोशिकाएं एंड ईस्नोफिल्स। तो इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं मोटाइल मतलब गतिशील होती हैं, और जो हमने देखा रिलेटिवली स्टेशनरी फाइब्रोब्लास्ट एंड एडिपोज, ये स्थिर होती हैं। तो ये हमारे संयोजी ऊतक की कुछ कोशिकाएं हो जाती हैं। आपको पिक्चर्स में भी देखने को मिलता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के कंटेंट्स की बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के कंटेंट में हम यहाँ पर देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं, 3 प्रकार के रेसे होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि जो संयोजी ऊतक होते हैं या फिर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें 3 प्रकार के रेसे होते हैं। अब 3 प्रकार के रेसे कौन कौन से होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड रेटिकुलेट फाइबर्स। तो ये 3 फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर देखने को मिल सकता है कोलेजन फाइबर्स, पिक्चर में देखने को मिलता है इलास्टिन फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स थे, और लास्ट हमारा क्या था, रेटिकुलेट फाइबर्स। तो ये फाइबर्स हमें कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम फर्स्टली बात करते हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स आर द मोस्ट वाइडस्प्रेड एंड मेड अप ऑफ फाइबर्स प्रोटीन कोलेजन। तो ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं और ये कैसे होते हैं, रेशेदार प्रोटीन कोलेजन से मिलके बने होते हैं। जैसे कि हमने देखा फाइब्रस प्रोटीन कोलेजन से मिलके बने होते हैं। एंड कोलेजन फाइबर आर फ्लेक्सिबल एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी बात करते हैं तो ये जो हमारे कोलेजन फाइबर्स कैसे होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा स्ट्रेचेबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीले होते हैं, और उनमें उच्च तन्मयता की शक्ति होती है। लाइक इनमें
उच्च खिंचाव होता है। खिंचाव मतलब इनको हम ये बोल सकते हैं कि हाई स्ट्रेचेबल होते हैं, जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम इलास्टिन फाइबर्स की। इलास्टिन फाइबर्स फ्रॉम अ नेटवर्क एंड कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ रबर बैंड। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हमारा क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे इलास्टिन फाइबर्स होते हैं एक नेटवर्क बनाते हैं और इन्हें रबर बैंड की तरह खींचा जा सकता है। ये प्रोटीन जो होते हैं ना इलास्टिन से बने होते हैं। नेक्स्ट हम दे रिटर्न देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज वंस ऑफ फोर्स इज रिमूव। तो अगर जैसे कि हम बात करते हैं जो रबर बैंड की तरह हमें देखने को मिल रहा है, इसे रबर बैंड की तरह खींचा जा सकता है। ये प्रोटीन इलास्टिन से बने होते हैं और अगर बात करें तो इसका जो शेप और साइज जो होता है वो वापस से अपनी जगह पे आ सकता है। जैसे कि अगर हम उसे खींच रहे हैं और खींचने के बाद उसे छोड़ दिया जाए तो वो अपने जो एक्चुअल जो उसका शेप है, जो एक्चुअल उसका साइज है, वो वापस उसी शेप और साइज में आ जाता है। तो ये इलास्टिन फाइबर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेटिकुलेट फाइबर्स। रेटिकुलेट फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो हमारे रेटिकुलेट फाइबर्स होते हैं, जो जालीदार तंतु होते हैं, वो कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। दे आर थिन एंड फॉर्म अ डेलिकेट नेटवर्क। ये कैसे होते हैं? पतले होते हैं और एक नाजुक नेटवर्क बनाते हैं, मतलब बहुत ही नाजुक नेटवर्क बनाते हैं। दे ज्वाइन कनेक्टिव टिश्यू टू नेबरिंग टिश्यू। जो हमारे संयोजी ऊतक होते हैं, लाइक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो संयोजी ऊतक को पड़ोसी ऊतकों से जोड़ते हैं। तो जो हमारे रेटिकुलेट फाइबर्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू को पास के लाइक पड़ोसी ऊतकों से क्या करने का काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो रेटिकुलेट फाइबर्स का काम ये हो जाता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू को अनदर टिश्यू से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हमने देख लिया कनेक्टिव टिश्यू में जो 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं, हमने उनके बारे में डिस्कशन किया। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट एंड माइक्रोफेजेस। ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के ही कुछ पार्ट्स के अंदर आते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट आर फाउंड इन डेवलपिंग टिश्यू एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वुंड हीलिंग। तो जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो ऐसे टिश्यू में पाया जाता है जो कि विकासशील होते हैं। वो टिश्यू जो कि डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं और इनका जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है घाव भरने का होता है। आप तो जानते ही होंगे कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का काम होता है डेवलपमेंट करने का। तो मतलब अगर जैसे कि जो चोट लग जाती है हमें, तो उसको भरता कौन है? घाव को भरता कौन है? तो फाइब्रोब्लास्ट ही भरता है। दे आर स्पिंडल शेप एंड प्रेजेंट बिटवीन कोलेजन फाइबर्स। ये कैसे होते हैं? दे आर स्पिंडल शेप के होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्पिंडल शेप के होते हैं और कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं तो कोलेजन फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स के बीच में फाइब्रोब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। दे सीक्रेट ट्रोपोकोलेजन एंड अदर सब्सटेंस फाउंड इन द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में पाए जाने वाले ट्रोपोकोलेजन और अन्य पदार्थों को क्या करते हैं? सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाता है फाइब्रोब्लास्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलेजन फाइबर्स के अंदर या फिर कोलेजन फाइबर्स के बीच में मौजूद होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है वुंड को हील करना। और जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो ऐसे टिश्यू में पाए जाते हैं जो कि डेवलपिंग टिश्यू में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमारा हो जाता है फाइब्रोब्लास्ट। अब आता है हमारा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आर नोन एज स्कैवेंजर सेल्स। तो ये जो हमारे होती हैं जो मैक्रोफेजेस को हम स्कैवेंजर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। दे वैंडर थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, क्लीन अप डेब्रिस एंड रिमूव बैक्टीरिया एंड अदर एंटीजन बाय फैगोसाइटोसिस। इनका काम क्या होता है? जो संयोजी ऊतक में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, लाइक जैसे कि विजिट करते रहते हैं और क्या करते हैं? जो हमारे क्लीन अप करते हैं, लाइक जो डेब्रिस होते हैं जो जैसे कि हम मलबे की मरे हुए सेल्स को क्या करते हैं? साफ करते हैं और फैगोसाइटोसिस द्वारा बैक्टीरिया और जो अन्य एंटीजन होते हैं उनको हटाते हैं। तो ये किसका काम हो जाता है? हमारे मैक्रोफेजेस का। तो देखिए ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फाइबर्स, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये अपना वर्क करते हैं। तो ये तो हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कुछ सेल्स के बारे में पढ़ लिया कि कनेक्टिव टिश्यू में
कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि अपना अपना वर्क यहाँ पर अदा करते हैं या फिर जो अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये हमने देख लिया इनके सेल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की हम बात करते हैं तो इसमें होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव एंड डेंस कनेक्टिव की आज हम बात कर लेते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे होते हैं ये हमें तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं एरियुलर, एडिपोस एंड रेटिकुलर। और डेंस कनेक्टिव की बात करते हैं डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो आइए हम जानते हैं लूज कनेक्टिव और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी वेयर सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी बोथ आर नीडेड। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इन्हें हम बोल सकते हैं कि ढीले संयोजी ऊतक। लूज से समझ में आ रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज संयोजी ऊतक, ये हमारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। Where support and elasticity both are needed, blood vessels, nerves and muscles। तो ये जो हमारे जो ढीले संयोजी ऊतक होते हैं या फिर लचीले होते हैं तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मोस्टली वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर सहारे की, सपोर्ट की और इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है। लाइक लचीलेपन दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं में, नर्व्स में और मसल्स में। ऑल हैव अ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रैपिंग। जो सभी ढीले संयोजी ऊतक होते हैं ये हमें ब्लड वेसल्स, नर्व, मसल्स, इन सभी में हमें देखने को मिलते हैं। दे फॉर्म अ सबकुटेनियस लेयर अंडर द स्किन अलॉन्ग विद एडिपोज टिश्यू अटैचिंग मसल्स एंड अदर स्ट्रक्चर टू द स्किन। अब बात करते हैं तो ये जो हमारे होते हैं सबकुटेनियस, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबकुटेनियस लेयर। तो ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये जो सबकुटेनियस होते हैं, ये बशा ऊतकों के साथ त्वचा के नीचे जो हम बात करते हैं त्वचा के नीचे चमड़े के नीचे की परत बनाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे जो मांस होता है उसके नीचे वाली परत कौन बनाता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा सबकुटेनियस लेयर अंडर द स्किन अलॉन्ग विद एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना। तो ये जो हमारे होते हैं तो ये जो एडिपोज टिश्यू के साथ मिलकर त्वचा के नीचे चमड़े के भी नीचे की परत बनाते हैं। अटैचिंग मसल्स एंड अदर स्ट्रक्चर टू द स्किन। और जो ये हमने देखा जैसे कि स्किन के नीचे चमड़े की बात करें तो हम बात कर लेते हैं मसल्स। जो हमारे मसल्स होते हैं उनको बनाते हैं सबकुटेनियस लेयर हम बोल सकते हैं। इसके अलावा इसे हिंदी में हम चमड़ा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबकुटेनियस लेयर के नीचे और मांसपेशियों और अन्य संरचनाओं को हमारे स्किन से जोड़ते भी हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो एक बार और हम देख लेते हैं दे फॉर्म अ सबकुटेनियस लेयर अंडर द स्किन अलॉन्ग विद एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के साथ स्किन की जो हमारे सबकुटेनियस लेयर के नीचे वाली जो परत होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो कि मसल्स एंड स्किन को, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, या फिर जो हमारी अनदर स्ट्रक्चर को हमारे स्किन से जोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू हमारे किसका ये टाइप्स है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप है। इट इज़ प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड सपोर्ट एपिथीलियम। ये क्या होता है? ये हमारे स्किन के नीचे मौजूद होता है और एपिथीलियम को क्या देता है? सहारा प्रोवाइड करता है, फिर सपोर्ट देता है। इट कंटेन्ड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस। ये क्या होते हैं? ये अनियमित रूप से हम बात कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं फाइबर्स में, फाइब्रोब्लास्ट में, मास्ट सेल में एंड मैक्रोफेजेस में। It support the organ present in the abdominal cavity, fills the shape between muscles fibers and wrap around blood and lymph vessels। तो एरियोलर जो टिश्यू का काम होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो हमारे बीच में जो स्पेस खाली मतलब होता है तो उन्हें भरने का काम भी कौन करता है? एरियोलर टिश्यू करता है। और इसके अलावा रैप अराउंड ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, जो हमारे
जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं या फिर जो हमारे लिम्फ वेसल्स होते हैं और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके चारों तरफ एक तरह से बोल सकते हैं कि रैप होते हैं, लपेटे हुए होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि रैप रहते हैं। ये रैप कौन करता है? एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू की बात आती है तो एडिपोज टिश्यू में हम देखते हैं यहाँ पर एडिपोज टिश्यू दे आर प्रेजेंट अंडर द स्किन। जैसा कि हम जानते हैं ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड स्टोर फैट को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर इन कोल्डर एनवायरनमेंट। तो ये क्या करता है? जो हम इसका काम होता है, एडिपोज टिश्यू का काम होता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जब हमारे जैसे कि बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके हमें प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये एडिपोज टिश्यू का काम हो जाता है। अब इसमें एडिपोज टिश्यू में भी दो तरह के एडिपोज टिश्यू होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो फर्स्टली हम देखते हैं वाइट एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट किडनी एंड आर ऑल्सो फाउंड एट द बैक ऑफ द आई इज द हेम्प और कैमल्स ब्लबर ऑफ व्हील्स। तो जो वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हमारे किडनी को एंड ऑल्सो फाइंड द बैक ऑफ द आइज। ये हमें आँखों के पीछे भी देखने को मिलते हैं, मोस्टली ऊँट का जो कुबड़ होता है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं एंड वेल के बल्वर में देखने को मिलते हैं। मतलब वाइट एडिपोज टिश्यू हमें किडनी अगर हम पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो किडनी और आइस के बैक में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बात की जो ऊँट की कुबड़ होती है, वेल के ब्लम्बर में, इन सभी में भी वाइट एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो भूरे रंग का जो एडिपोज टिश्यू होता है इज फाउंड इन इन्फेंट, पोलर बियर्स, पेंजियन एंड अदर एनिमल्स फाउंड इज कोल्ड रीजन। इट कंटेन मोर mitochondria and generates 20 times more heat as compared to the other fat. It release metabolic heat. अब जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं आप तो जानते ही होंगे कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू इन्फेंट्स में पाया जाता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में भी हम देखेंगे कि इसकी ब्राउन एडिपोज की क्या खासियत होती है। इसके अलावा जो हमारे भालू होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, पेंगुइन में देखने को मिलता है। तो मोस्टली जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू उन्हीं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप तो जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंड जनरेट 20 टाइम्स मोर हीट। और ये जो हमारी बात करते हैं 20 गुना ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें और ये क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर गर्मी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ये मेटाबॉलिक हीट भी क्या करता है? रिलीज करता है। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में हम सीधे बात करते हैं कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू में सबसे ज़्यादा हीट होती है, सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इन्फेंट में भी होते हैं। इन्फेंट में होने का कारण यही है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू, क्योंकि इन्फेंट्स में वैसे भी टिश्यू बहुत कम होते हैं तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू रहने से उनमें हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन नहीं बन पाती है। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू इसलिए इन्फेंट में मोस्टली पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये अभी हम सब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे हैं। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं जो कि जालीदार संयोजी ऊतक होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स जो कि अभी हमने सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था कि ये बने होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स से। इट सपोर्ट द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन सच एज लिवर, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। तो इसका काम क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंटरनल फ्रेमवर्क में, मतलब जो हमारे इंटरनल फ्रेमवर्क होते हैं या फिर जो आंतरिक ढांचा होता है ऑर्गन्स के, जो आंतरिक जो बोल सकते कि जो अंदर के स्पेस होते हैं उनको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइक लिवर, लिम्फ नोड्स और प्लीहा। तो इन सभी ऑर्गन्स को क्या करता है? एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस एरिया में? जो इंटरनल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, ढांचे की तरह काम करता है। तो ये हमारा हो जाता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो देखते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है।
तो हम यहाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे। इन्हें हम घने संयोजी ऊतक भी बोल सकते हैं या फिर सघन संयोजी ऊतक भी बोल सकते हैं। तो इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड फाइबर्स आर कम्प्लीटली पैक्ड। तो जो हमारे हम बोल सकते हैं कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल और यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाएं और हम बात करते हैं फाइबर्स क्या रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। देयर मैन फंक्शन इज़ टू सपोर्ट एंड ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्स। इनका जो मैन फंक्शन होता है तो जो हमारे यांत्रिक बलों को सहारा देना होता है और संचारित करना भी होता है, लाइक ट्रांसमिट करना भी होता है। दे आर समवॉट लेस फ्लेक्सिबल देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसे होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं कंपैरिजन टू लूज कनेक्टिव टिश्यू के। लूज कनेक्टिव टिश्यू मोर फ्लेक्सिबल होते हैं बट डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। On the basis of the arrangement of collagen fibers they are divided into two types। तो यहाँ पर कोलेजन जो हमारे फाइबर्स होते हैं कि यहाँ पर देखकर अरेंजमेंट देख कर के इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है या फिर दो यहाँ पर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्टली हम यहाँ पर बात करेंगे डेंस रेगुलर टिश्यू। तो डेंस रेगुलर टिश्यू की बात करते हैं। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड orientation of fibers are regular. The collagen fibers are present between the parallel running bundles of fibers. The regular arrangement enhances tensile strength and poses resistance to stretching in the direction of the orientation of fibers. अब बात करते हैं हम घने नियमित ऊतक के बारे में या फिर डेंस रेगुलर टिश्यू के बारे में। तो जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो हम बात करते हैं फाइबर्स का यहाँ पर ओरिएंटेशन जो देखने को मिलता है वो रेगुलर रहता है। एंड कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं कि बोल सकते हैं कि पैरेलल चलने और बंडलों के बीच मौजूद होते हैं। तो जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पैरेलल रनिंग बंडल्स ऑफ फाइबर्स में। And the regular arrangement enhance tensile strength and poses resistant of stretching in the direction of the orientation of the fibers। तो जो इसकी स्टेबिलिटी होती है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, नियमित जो अरेंजमेंट होता है, इसके कारण जो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो स्ट्रेचेबल स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, वो बढ़ाती है। तो इसके रेगुलर अरेंजमेंट के कारण ही इसकी जो स्ट्रेंथनिंग बोल सकते हैं, जो स्ट्रेचिंग जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ रेगुलर डेंस रेगुलर टिश्यू आर टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। तो हमें देखने को मिलता है टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, इसके एग्जांपल हैं टेंडॉन एंड लिगामेंट्स। टेंडॉन अटैच बोन टू स्केलेटल मसल्स। तो टेंडॉन का काम क्या होता है, जो कि अटैच करता है बोन टू स्केलेटल मसल से, एंड लिगामेंट्स अटैच टू बोन टुगेदर। तो ये हमारे टेंडन लिगामेंट्स कौन से होते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं। तो ये तो हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो डेंस इरेगुलर टिश्यू क्या होते हैं, अनियमित ऊतक जो होते हैं, घने अनियमित ऊतक की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं देयर आर मैनी फाइबर्स इंक्लूडिंग कोलेजन विच आर ओरिएंटेड इरेगुलर और रैंडमली। The irregular arrangement given uniform stretching is all direction fibers made from a mesh-like network. This type of tissue is present in the dermis of the skin. तो डेंस रेगुलर टिश्यू में हमें देखने को मिलता है जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, मतलब कई तरह के जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो हमारे डेंस रेगुलर टिश्यू में इंक्लूड होते हैं विच आर ओरिएंटेड इरेगुलर एंड रैंडमली, जो कि कैसे होते हैं, अनियमित होते हैं। और यहाँ पर बात कर सकते हैं जो कि बोल सकते हैं कि ओरिएंटेड इरेगुलर भी देखने को मिलते हैं एंड रैंडमली देखने को मिलते हैं। द इरेगुलर अरेंजमेंट गिवन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इज ऑल डायरेक्शन फाइबर्स में फ्रॉम अ मैश लाइक नेटवर्क। तो ये जो हमारी अनियमित जो व्यवस्थाएं होती हैं तो सभी दिशाओं में एक समान ताकत देती है। तो इसमें जो देखिए हमने अभी देखा था रेगुलर अरेंजमेंट, यहाँ पर इरेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट में स्ट्रेंथनिंग
बढ़ रही थी, तन्मयता बढ़ रही थी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट से क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ इज ऑल डायरेक्शन फाइबर्स में फॉर्म अ मैस लाइक नेटवर्क। तो इससे क्या मिल रही है, सभी दिशाओं में समान ताकत मिलती है। आप समझ रहे होंगे कि समान ताकत का मतलब जो नेटवर्क होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो इरेगुलर अरेंजमेंट के कारण इनमें एक समान ताकत मिलती है, कि इनमें ऐसा नहीं है कि इस साइड कम बल होगा, इस साइड कम बल होगा। एंड फाइबर्स में फ्रॉम अ मैस लाइक नेटवर्क, ये एक जाल जैसा नेटवर्क बना सकते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द डर्मिस ऑफ द टिश्यू। तो इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो डर्मिस, स्किन की डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो ये तो हमारा हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू के लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के कुछ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो कि विशेष संयोजी ऊतक होते हैं। Other than these three, there are supportive connective tissue that help in maintaining correct posture and support internal organ, cartilages and bone. Cartilages and bone भी एक specialized connective tissue के अंदर आते हैं जो कि हमारे बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ब्लड एंड लिम्फ आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे ब्लड होते हैं एंड लिम्फ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एंड सर्कुलेटेड बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में क्या करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। एंड हेल्प इन इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग अमंग ऑल ऑर्गन्स। ब्लड और लिम्फ का काम क्या होता है, इंट्रैक्शन प्रोवाइड करना। ब्लड का तो हम जानते हैं कि पूरे बॉडी में घूमता है, बिना ब्लड के तो हमारी बॉडी चलना इम्पॉसिबल है। एंड कम्युनिकेट का भी काम करती है ब्लड एंड लिम्फ। तो स्पेशलाइज्ड में फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज तो आप सभी जानते हैं, कार्टिलेज इज मोस्टली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एंड वर्क एज अ सपोर्टिंग skeleton. Most of the cartilage is replaced by the bone is adult, however it supports some structure in adult too. In the human, cartilage is present between the bone of the vertebra column in the external ear, nose and hands. तो जो हमारे बात कर रहे हैं, जो कार्टिलेजेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड वर्क एज अ सपोर्टिंग स्केलेटल, जो कार्टिलेज का काम होता है स्केलेटल को क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। मोस्ट कार्टिलेजेस रिप्लेस बाय बोन्स इन एडल्ट्स, तो जो हमारे कार्टिलेजेस होते हैं वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इसका सपोर्ट क्या होता है, जो ह्यूमन में कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं वो बोन के बीच में देखने को मिलती हैं। तो बोन के बीच में देखने को मिलती है, वर्टिब्रा कॉलम को जोड़ने का काम करती है। इंटरनल ईयर में कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, नोज़ की जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, हैंड्स में भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरह का बोन ही होता है। बट ये कैसे होते हैं, ये एक इस तरह का बोन होता है जो कि लूज़ होता है। लूज़ मतलब जिसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं। लाइक हम ईयर को देखिए, ईयर में बोन तो है लेकिन ये किससे मिलके बना है, जो कान होता है वो कार्टिलेज से बोन से मिलके बना है। वर्टिब्रा कॉलम बोन्स, जो हमारे कार्टिलेजेस बोन्स में प्रेजेंट होती हैं, वर्टिब्रा में भी होती हैं। कार्टिलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बोन की बात करते हैं। बोन भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। इसका काम तो आप जानते ही हैं कि मेंटेन सेफ एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी में पोस्चर एंड सेफ को मेंटेन करता है। एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। दे आर रिच इन कॉलेजन फाइबर्स, इनमें सबसे ज़्यादा कॉलेजन फाइबर्स पाया जाता है बोन्स में। एंड कैल्शियम विच गिव स्ट्रेंथ, इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है जो कि हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द सेल ऑफ द बोन आर नोन एज ऑस्टियोसाइट, तो हम बोन को क्या बोलते हैं, द सेल ऑफ द बोन को हम ऑस्टियोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। बात आती है ब्लड की, तो ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज मेड ऑफ वेरियस सेल प्रेजेंट, तो ब्लड में कई तरह के सेल्स प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में। द ब्लड कंटेन्ड रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, तो ये तो ब्लड के कंटेंट्स होते हैं, ब्लड में मतलब ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। आरबीसी हैव हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड डब्ल्यूबीसी दे डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट फॉरेन बॉडी, डब्ल्यूबीसी भी हमारे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम के मतलब ब्लड के हेल्प से ही सर्कुलेट होती है, जिसका काम होता है जो फॉरेन बॉडी होती है उसको अलग करना या फिर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि जब हमें चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग कौन करेगा, तो ये काम कौन कर रहा है, प्लेटलेट्स कर रहा है। नहीं तो अगर हमें चोट लगने के बाद तो ब्लड पूरा बह जाएगा, तो ये काम कौन कर रहा है, प्लेटलेट्स।
एंड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, वाटर, हार्मोन, सॉल्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो प्लाज्मा के में कंटेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन, वाटर्स, हार्मोन, सॉल्ट्स, ये भी क्या करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो ये हमारे ब्लड का हो जाता है। नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं लिम्फ। लिम्फ भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। लिम्फ ड्रेन इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट ऑफ द ब्लड विच कैन नॉट एंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। Lymph has white blood cell in the liquid matrix. They help in getting rid and toxins and waste material. They contain WBC which help in fighting infection. लिम्फ ड्रेन इनटू द ब्लड, ये हमारे लिम्फ जो होते हैं ब्लड में बहता हुआ देखने को मिलता है। एंड ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट टू द ब्लड, तो ये इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब फैट को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। विच कैन नॉट एंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता, ये सीधे बोल सकते कि ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, लिम्फ हैज़ वाइट ब्लड सेल इन द लिक्विड मैट्रिक्स। लिम्फ में वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होता है लिक्विड मैट्रिक्स के रूप में। तो इसका काम क्या होता है, दे हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक एंड वेस्ट मटेरियल। इसका काम होता है कि जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर जो टॉक्सिक मटेरियल्स होता है उसको क्या करता है, अलग करने का काम करता है या फिर उससे छुटकारा दिलाता है। दे कंटेन WBC विच हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन। इसमें जो WBC प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है या फिर फॉरेन पार्टिकल से या फिर जो हमारे अदर जो एंटीजन्स होते हैं, बाहर के बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उससे लड़ने का काम करता है। तो ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा कई सारी चीज़ें देखी। कनेक्टिव टिश्यू में हमने जो स्पेशल जो देखे हमने यहाँ पर, लिम्फ भी होता है, ब्लड भी होता है, बोन्स भी होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात की थी हमने, डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर टिश्यू, ये किसके टाइप है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के। इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पर जो हमारे होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में देखा था हमने, एरियुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड यहाँ पर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमारे एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने देखे थे कि कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस। लिम्फ में तो हमने देख लिया, लिम्फोसाइट्स भी आ जाएंगे। तो ये थी आज की क्लास में हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू। आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से, लेक्चर के हेल्प से कनेक्टिव टिश्यू के नोट्स भी मिले होंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़। और आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में टिश्यू के सारे लेक्चर्स यहाँ पर दे दिए जाएंगे।